हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस जीके। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी मतलब भूगोल के बारे में। आज का हमारा लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 8 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। उसको नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप आराम से देख सकते हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट कर ली है, तो उसको भी जाकर आप आराम से देख सकते हैं। आज का हमारा 9वां पार्ट है, ठीक है, 9th चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेगिस्तान में जीवन। कितने प्रकार के रेगिस्तान होते हैं ये भी हम जानेंगे। रेगिस्तान में लोगों का जीवन किस तरीके का है उस बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी बात के। यहाँ पे देखिए, अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। तो ये तो हम सब जानते हैं, चाहे पशु हो, पेड़ हो, पौधों हो, सबके लिए जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। और हमें पानी का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ पानी के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों को उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन हो जाता है। ऐसी जगह जहाँ पर पीने के लिए पानी ना हो, मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो, फसलें उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर मनुष्य का रहना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है ना। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं, जैसे कि रेगिस्तान, ठीक है। इनमें कुछ स्थान आग की तरह गर्म है। इसमें से कुछ ऐसे स्थान भी हैं पृथ्वी पर जो आग की तरह गर्म है, जहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, कुछ ऐसे मरुस्थल होते हैं जो कि कैसे हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान होते हैं। यहाँ पर कम वर्षा होती है, विरल वनस्पति होती है। विरल मतलब कि अलग अलग पेड़ पौधों की दूरियां जो होती है आपस में बहुत ज़्यादा होती है। एक पेड़ यहाँ पर लगा तो उससे कई थोड़ा सा दूर, मतलब कोई ज़्यादा दूर जा कर के दूसरा पेड़ आपको मिलेगा, क्योंकि तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और पानी की कमी होती है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे हो सकते हैं। जिनका तापमान ज़्यादा होता है वो गर्म रेगिस्तान होते हैं, जिनका तापमान कम होता है वो ठंडे रेगिस्तान होते हैं। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, वहाँ लोग क्या कर लेते हैं, बस जाते हैं और कृषि करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं अभी। और अब हम बात करने वाले हैं गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में। किसके बारे में, गर्म रेगिस्तान सहारा। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये सहारा रेगिस्तान है, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ना तो आपको जल दिख रहा है, ना पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ना आपको यहाँ पे मनुष्य दिख रहा है। तो इसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर पहले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाइए। तो सहारा का रेगिस्तान कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे, उत्तरी अफ्रीका में। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है। कहाँ पर है ये, अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। इसका लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह कितना है, ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इससे कई ज़्यादा बड़ा जो है वो सहारा का रेगिस्तान है। आप एरिया से देख सकते हैं। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है, 11 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ के देश कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा, ठीक है। तो यहाँ के 11 देशों से ये रेगिस्तान जो है वो घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में सोचते से समय आपके मस्तिष्क में क्या आता है, आपके मस्तिष्क में आता होगा रेत का दृश्य आता है। परंतु सारा रेगिस्तान बालू की विशाल परतों से ढका है। किससे, बालू की विशाल परतों से ढका ही नहीं है। यहाँ की ज़मीन कैसी है, बजरी के मैदान है और नग्न चट्टानों की सतह उत्कृष्ट पठार भी पाए जाते हैं।
ये चट्टानी सतह कुछ स्थान पर कैसी होती हैं, 2500 मीटर से भी अधिक होती हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ये रहा सहारा मरुस्थल, क्या रहा, ये रहा सहारा मरुस्थल। यहाँ पे आपको लाइन करके दिखाते हैं, ये रहा सहारा मरुस्थल। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में देखने को मिलता है, उत्तरी अफ्रीका में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने बात की थी कि ये 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से, मौरितानिया, कौन कौन से देश हैं, मौरितानिया हो जाएगा यहाँ पर, मौरितानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिमी सहारा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 देशों से जो है वो सहारा मरुस्थल घिरा हुआ है। अब यहाँ की जलवायु कैसी होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि सहारा की जलवायु किस तरीके की जलवायु है। ठीक है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। कैसी, गर्म होती है और शुष्क होती है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, मतलब बहुत कम समय के लिए यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और कैसे रहते हैं, निर्मल रहते हैं। यहाँ पर बादल बहुत कम ही आते हैं। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। तो नमी जो होती है, पानी जो होता है इकट्ठा होने की बजाय ये क्या, वाष्पित हो जाता है। दिन के समय अब अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जिनका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है। तो इतना तापमान होता है कि वहाँ की चट्टानें बहुत गर्म हो जाती है। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो सहारा की जलवायु के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ की वनस्पतियों के बारे में। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, कौन कौन सी वनस्पति पाए जाते हैं और कौन कौन से प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में पाया जाता है कैक्टस पौधा है ये। ठीक है, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। एकेशिया एक पौधा है। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ऊँट हो गया, क्या पाया जाता है रेगिस्तान में, ऊँट। सहारा मरुस्थल में ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों की विभिन्न प्रजातियां और छिपकली के प्रमुख जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, छिपकलियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। सहारा रेगिस्तान एंड मरुधान आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लोगों के बारे में। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो विभिन्न विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुरी और तुआरेग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। किस किस को पालते हैं, बकरी, भेड़, ऊँट और घोड़े जैसे जानवरों को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को क्या मिलता है, दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो जानवरों की खाल से पेटी, जूते और चमड़ा बनाते हैं। तथा पशुओं के बालों का उपयोग किस में करते हैं, चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए पशुओं के बालों का उपयोग होता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो आंधी जो होती है धूल भरी और गर्म जलवायु से बचने के लिए यहाँ के लोग जो हैं वो भारी वस्त्र को पहनते हैं। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों का निवास में मदद करती है। सहारा में मरुधान और मिस्र में एक नील घाटी है जो कि लोगों के निवास में उनकी मदद करती है। यहाँ की जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, कमेंट में बताना। ठीक है, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का कहाँ पे तेल सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में मिलता है हमें लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे हमें लोहा, फास्फोरस, यूरेनियम भी हमें देखने को मिलते हैं।
सारा के सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। किसमें परिवर्तन आ रहा है? सांस्कृतिक जीवन शैली में। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। क्या बन गए हैं? पहले ऊँट जो रेगिस्तान में ऐसे ही चलते थे, अब उनके लिए महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रकों ने ले लिया है। पहले नमक का जो व्यापार जो किया जाता था ऊँटों की मदद से किया जाता, अब ट्रक की मदद से किया जाता है। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लिए शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अनेक जो चलवासी जनजाति है वो कहाँ जा रही है? शहरों की तरफ जा रही है, जहाँ वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। किस में नौकरी ढूंढते हैं? तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था विश्व का मरुस्थल या फिर हम कहें विश्व का रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने भारत का। ठीक है, इससे पहले, ठीक है, अब हम भारत का ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान, अभी हमने गर्म रेगिस्तान पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान। और विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ये है लद्दाख में। कहाँ पे है? इंडिया में है, इंडिया के लद्दाख में है। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के पूर्व में जो हिमालय है उसमें स्थित लद्दाख है, और लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। किसके उत्तर में? लद्दाख रेगिस्तान के उत्तर में क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। एवं दक्षिण में क्या है? जास्कर पर्वत श्रृंखला है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी एक प्रमुख नदी है। ये नदियां गहरी घाटियों और महाखंडों, जिसको गर्ज कहा जाता है, गर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी। ठीक है, गैंगरी हिमानी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 300 मीटर से लेकर काराकोरम में 800 मीटर से भी अधिक ज़्यादा पाई गई है। लद्दाख की ऊंचाई कितनी है? काराकोरम में 3,300 नहीं है, 3,000 मीटर से लेकर के 8,000 मीटर से भी अधिक पाई गई है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। कैसी? शीतल मतलब ठंडी और सूखी है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी से अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान कितना हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है, एवं रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। शीत ऋतु में कैसा होता है? बर्फ़ जम जाती है और ठंडा मौसम हो जाता है। तापमान लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा कैसी होती है? बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर वनस्पति जात एवं प्राणी जात। ठीक है, तो अब लद्दाख का हमने रेगिस्तान पढ़ा, तो वहाँ पे किस तरीके की वनस्पति होती है और प्राणी कौन कौन से रहते हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति कैसी होती है? विरल होती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं पर ही हमें घास और झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। घाटी में सरपत एवं पॉपुलर के उपवन भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? विलो कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ हमें देखने को मिलते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नज़र आती हैं। लद्दाख में पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें होता है रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉर्न, रेबिन एवं हूप यहाँ पर सामान्य पक्षी पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी पाई जाती है। पशुओं में कौन कौन पाए जाते हैं? जंगली बकरी पाई जाती है, जंगली भेड़ पाई जाती है, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। जो भी जानवर पाले जाते हैं वो दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाले जाते हैं। याक के दूध का प्रयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है, और भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याक का जो दूध होता है उसका उपयोग पनीर बनाने के लिए, और भेड़ और बकरी का
के जो बाल होते हैं उनका उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ के लोग किस तरीके से निवास करते हैं, ठीक है, लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कई समानता पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान होते हैं या फिर कैसे होते हैं, बौद्ध होते हैं, ठीक है। लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत जिसको कहा जाता है गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ भी हैं यहाँ पे, जैसे हेमिस, थिक्से से एवं लमायुकु, ठीक है, लमायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी क्या करते हैं, जौ, आलू, टमाटर, सेम एवं सलगम की खेती करते हैं। कब करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी जब यहाँ पर होती है, गर्मी का मौसम होता है, तब यहाँ पर आलू, मटर, सेम और सलगम की खेती करते हैं। शीत ऋतु जलवायु में इतनी कष्टदायी होती है, मतलब जो शीत ऋतु होती है वो लद्दाख रेगिस्तान की बहुत ज़्यादा कष्टदायक होती है। लोग धार्मिक अनुष्ठान एवं उत्सवों में अपने को व्यस्त कर लेते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं। वे केवल घर और खेती में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे छोटे व्यवसाय और दुकानें भी खोल लेती हैं। तो यहाँ की महिलाएं सिर्फ काम ही नहीं करती हैं घर का, यहाँ पर क्या होता है, छोटी छोटी दुकानें खोल लेती है जिनसे उनकी रोजी रोटी का खर्चा चलता है, ठीक है। वायु मार्ग, यहाँ पे देखिए लद्दाख की राजधानी कहाँ है, लेह, ये लिखा हुआ है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय मार्ग ये लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कहीं नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। यहाँ पे मुख्य क्या है, पर्यटन है। लोग आते हैं जाते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो दुकानें हैं वो चलती हैं इसी से, ठीक है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते जाते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों का अनुष्ठानों को देखने यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थल है। कौन कौन से पर्यटक स्थल है यहाँ पे, गोपा दर्शन, घास के मैदानों और हिमनदों की सैर और उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। आधुनिकीकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के फलस्वरूप यहाँ के जल जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं संतुलन रखना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मित व्यय के से ही इनका उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर किसकी कमी है, जल की कमी है। किसकी कमी है, जल की कमी है और संसाधनों की कमी है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, उनको एक लिमिटेड ही उनका यूज़ करते हैं, ज़्यादा उनको वेस्ट नहीं करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हमने डिस्कस कर ली। ये हमारा 9th चैप्टर था और यहाँ पे ही हमारी क्लास 7 की NCERT की ज्योग्राफी फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है वीडियो, बेकार लगती है ज़रूर बताया कीजिएगा, जिससे कि फीडबैक मिले और आगे की वीडियो को हम और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू।